नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों का होगा अनावरण। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। तो एंथम और जर्सी लॉन्च की गई। वहीं आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों का आज अनावरण होगा। तो सीएम योगी ने लोगों का अनावरण किया और साथ ही आपको बता दें कि एंथम और जर्सी सीएम योगी आज लॉन्च कर चुके हैं। और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यही नहीं, ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए खिलाड़ियों को, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में है उनको 5 लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है, ट्रेनिंग का। और 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचिज की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। 950 की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार 15 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है। और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया, आदरणीय योगी जी, हमने बहुत आयोजन देखे। आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा, खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा। लोग अपने मैस्कट को तो लॉन्च करते थे, पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे। आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है। खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही भावना मोदी जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज खेलो इंडिया का आज से यूपी में आगाज हो रहा है, आज लोगो लॉन्च किया गया है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसके पहले 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद ओलंपिक संघ जो वो भी इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़ गया था और उसके बाद इसका पैमाना बढ़ गया था। करीब 20 से ज़्यादा खेल इसमें शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में करीब 200 यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और इसके अलावा करीब 200 यूनिवर्सिटीज़, करीब 4,000 छात्र इस खेलो इंडिया गेम्स का हिस्सा बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजन होने जा रहा है इसका। इसके लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर में इसका आयोजन होना है और एक गेम दिल्ली में भी होना है। 13 मई से इस गेम की शुरुआत होगी और 31 मई तक चलेगा। यानी कि करीब 20 दिन में 21 प्रतियोगिताएं इसमें शामिल है, जहां पर अलग अलग खेलों का आयोजन होना है। और करीब जहां पर जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको चुना जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम से जुड़े हुए जो छात्र हैं
वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों से आते हैं या छोटे कस्बों से आते हैं, उनको मौका मिलता है। ऐसी प्रतिभाएं जो छुपी रह जाती हैं उनको मौका मिलता है, और ये इसका आयोजन बहुत सफल रहा है। पहले भी अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन हो चुका है। 2018 से इसका लगातार आयोजन हो रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ा था इसके ऊपर, लेकिन इसके बाद से लगातार इसमें जो है उपलब्धि देखने को मिल रही है। कई छात्र ऐसी प्रतिभाएं प्रतिभा के तौर पर देखे गए हैं जो जिनको मौका नहीं मिल पाता था बड़े मंच का, और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की वजह से उनको मौका मिला और उन्होंने देश के लिए बड़ा नाम कमाया। फिलहाल आज इसकी शुरुआत होगी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अनुराग ठाकुर जो युवा खेल मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और वहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद लोगो और इसका जो दूसरी चीजें उसको लॉन्च किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद ही इसका लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। फिलहाल इसके बाद से ही लखनऊ में इसके गेम का आयोजन किया जाना है, और उसके पहले तैयारियों को लेकर जो गिरीश चंद्र राज्य मंत्री हैं खेल एवं युवा कल्याण के, उन्होंने भी बैठक की थी और सभी तैयारियों का जायजा लिया था। कई मायनों में ये खास भी हो जाता है क्योंकि लखनऊ को मौका मिला है इस बार। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने बताया कि 20 दिन तक जो ये खेलो इंडिया गेम्स है वो चलेंगे, और ऐसे में खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी के छात्र जुड़े होते हैं, उनको मौका मिलता है जो खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पढ़ाई के दौरान अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जो उनकी प्रतिभा है या उनको जो शौक है खेलों का, उससे वो जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से वो उन खेलों से भी जुड़ते हैं, और अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको मौका मिलता है और आगे भी बढ़ते हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें बड़ी संख्या में छात्र जुड़ते हैं। मैंने आपको बताया करीब 200 यूनिवर्सिटीज इस गेम में शामिल होंगी और करीब 4000 छात्र इसमें प्रतिभाग करेंगे, और उसमें जो भी खिलाड़ी हैं वो चुने जाएंगे और उसके बाद उनका पायदान ऊपर बढ़ता जाएगा। और खास बात यह भी है कि उनको हिंदुस्तान के लिए यानी कि भारत के लिए खेलने का भी मौका मिलता है। जो इसमें प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनको जो जीत कर आते हैं, जो नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन होती है, उनको आगे भी मौका मिलता है। फिर जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई यानी आज लगने जा रहा है। ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण न होकर एक उपाध्याय ग्रहण है। ये 5 मई यानी आज रात 8:44 पर शुरू होगा और उसका समापन 6 मई को रात 1:02 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा। ये उपछाया ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत में इसका जो दृश्य है वो हालांकि देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रहण काल में ध्यान करना लाभकारी माना जाता है। माघ का महीना, बैसाख का महीना और कार्तिक का महीना, ये तीनों महीने बिल्कुल बराबर हैं। इनमें जो भी कार्य किए जाएं ईश्वर के लिए वो अति फलदायी होते हैं। जैसे बैसाख महीने गर्मी का महीना है, इस महीने में खासकर लोग जल, सत्तू, उपाना, छाता इत्यादि ब्राह्मण दान दिया करते हैं और जो पूजा पाठ का विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद जो बुद्ध पूर्णिमा है, आज ही कुर्म जयंती भी है। तो बुद्ध महत्व आज जो बौद्ध लोगों का उनका ये बुद्ध भगवान ही हमारे ही भगवान है। पकड़ लिया वो चीन वालों ने, जापान लोगों ने, हैं भगवान हमारे ही। ऐसे हमारी कुर्म जयंती आज है। कल जो बीत गया कल, तो इस महीने में खासकर अधिक देवताओं का जन्मदिन जिसकी सीता नवमी से में थी, है ना, और गंगा जी का जन्म इसी में था। तो ये महीना इतना पावन है। और तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज और हरिद्वार की, जहां आज लोग भी तो साल का आज पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के बाद जहां लोगों को स्नान करना चाहिए, तो वही चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को भी शुद्ध करें। और ऐसे में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। विकास, आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लोग हरिद्वार में पहुंच रहे होंगे, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है, क्या कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, और हरिद्वार की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल जागृति, आपको बता दें आज जो है बुद्ध पूर्णिमा के आज मौके पर देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु मां गंगा में हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, कहने को उनमें काफी खुशी के लिए यहाँ पर दिखा दे रहे हो। साफ तौर पर आज जो माना जा रहा है क्योंकि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि आज का जो योग बनना है कहीं ना कहीं वो सोने पर सुहागा। यहाँ पर जो श्रद्धालु माने आज के दिन सामान्य पूजा से अगर हम बच्चे बात करें तो आज के दिन जो पूजा करता है उनकी सभी मनोकामना यहाँ पर जो है पूरी होती है। और चूंकि आज का जो बुद्ध पूर्णिमा है यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू और बौद्ध धर्म में माना जाता है, तो यही आज यहाँ की मान्यता की जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे कहीं ना कहीं यहाँ पर दान और जो यहाँ पर गंगा में स्नान करें। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो श्रद्धालु जो पहुंचे हैं लगातार यहाँ पर हरिद्वार में श्रद्धालु का आवाजाही हो रही है। और कहीं ना कहीं जो तमाम घाट है गंगा के उन सभी घाटों पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो चंद्र ग्रहण के जो दृश्य है वो हालांकि भारत में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद चंद्र ग्रहण में किन चीजों का ध्यान रखने के लिए जो है कहा जा रहा है? बिल्कुल, अगर जागृति हम बात करें तो आज का जो है विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि जो है जिस तरह से मां गंगा में स्नान जो श्राद्धों यहाँ पर करें उनका सातपुर का कहना है कि जैसे कि आज चंद्र ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा कहीं न कहीं ये जो संजोग है काफी सालों के बाद कई वर्षों के बाद यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आज के दिन मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जो भी जो यहाँ पर उन्हें पुण्य अर्जित करता है, कहीं न कहीं जो दान है आज के दिन दान का यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और आज के दिन अन्य दिनों से जो महत्वपूर्ण पूजा यहाँ पर मानी जाती है। तो ऐसे में जो है सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं पुण्य के भागी यहाँ पर बन रहे। तो ऐसे में जो आज ही के दिन जो बुद्ध का जन्म हुआ था और कहीं ना कहीं ये दिन आज का काफी खास यहाँ पर माना जाता है। और यही वजह है कि आज के दिन जो श्रद्धालु देश के कोने कोने तक मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की और बात करें तो यहाँ पर जो है भगवान प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की गंगा में स्नान करने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वही अगर बात करें तो जो है पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया, जगह जगह जो पुलिस बल तैनात किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। वही अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और ऐसे में अयोध्या में भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए जागृति, दो है सब, आज बौद्ध जयंती भी है और भगवान बौद्ध धर्म का भी वो है। तो जो बौद्ध के अनुयायी हैं देश विदेशों में लोग हैं और अयोध्या में सुबह भोर से ही लोग स्नान कर रहे हैं और मठ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद में जो आज ग्रहण है, साल का पहला ग्रहण है, तो उसमें भी लोग दर्शन पूजन करके, क्योंकि मंदिर कपाट भी बंद होंगे 6 बजे से होगा। और जो लोग हैं भोर से ही बौद्ध धर्म के, आज बौद्ध जयंती भी है, बौद्ध के जो अनुयायी हैं वो भोरों से ही स्नान कर रहे हैं और भगवान बुद्ध की जो पूजा पाठ है उसको भी कर रहे हैं। तो सुबह से ही जागृति लोग स्नान कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, भगवान बौद्ध के अनुयायी जो लोग हैं वो भोर से ही दर्शन पूजन मंदिर में कर रहे हैं। जी जागृति जी बिल्कुल बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जहां एक तरफ बुद्ध पूर्णिमा के लिए लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंद्र ग्रहण भी आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि इसका जो असर है वो भारत में देखने को नहीं मिलेगा, इसका दृश्य भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो चंद्र ग्रहण आज रात से शुरू होकर 6 मई तक रहेगा और ऐसे में जहां चंद्र ग्रहण के दौरान कई चीजों का ध्यान रखने की भी सलाह दी जा रही है, तो ग्रहण के दौरान खास ख्याल रखने की बातें की गई हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर खेलो इंडिया में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो
या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैं पिछले कई कार्यक्रम इस प्रकार के देख रहा हूं, जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन भी आज गांव से लेकर के जनपद स्तर तक बड़े भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा सेनबाग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था, वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने अपने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीआर के 4 जिलों में सीएम योगी का तूफानी दौरा। हापुड़ मेरठ में योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी, तो वहीं गाजियाबाद बुलंदशहर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। हापुड़ के रामलीला मैदान में 12 बजे पहली रैली होगी, तो दोपहर 1:20 पर मेरठ के जिमखाना मैदान में रैली आयोजित की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। आज 4 जिलों में वो जनसभाएं करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जिलों में रैली है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेकंड फेज के लिए ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं। कल पहले फेज का मतदान था और मतदान में देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुझान मिला है। इसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दूसरे फेज को लेकर चुनावी रैली में जुट चुके हैं। आज 4 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में चुनावी जनसभा करेंगे और उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास को लेकर और उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील करेंगे। अभी तक जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले फेज को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां रही हैं, उसमें 10 मेयर और के लोकल चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से एक रुझान देखने को मिला है, मुझे लगता है सेकंड फेज को लेकर कोई भाजपा कोई कसर कोई नहीं बाकी रखना चाहती और यही वजह है कि मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करें, दूसरे चरण के में जो 7 महानगर है यानी 7 महापौर का चुनाव होना है, 37 जिलों में चुनाव होगा। ऐसे महानगरों के साथ साथ उन जिलों भी ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन से पदाधिकारी, खासकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। इस चुनाव के साथ साथ 2024 की इस तरीके से सभी पार्टियां इस चुनाव में छवि देख रही। चुनाव भले ही छोटा हो लेकिन दांव बड़ा है। इस वजह से लगातार पॉलिटिकल पार्टियां, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी या फिर कांग्रेस हो,
सभी पार्टियां अपनी दमखम जी, दिखाना बिल्कुल। शुरू कर चुकी थी उस समय। अब इस पहले फेज के बाद, हालांकि पहले फेज पे जिस तरीके से सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही, फिलहाल चुनाव जी। परिणाम ही बताएगा किसका पलड़ा भारी है जी, और बिल्कुल। जनता ने किसको पसंद किया है। अब दूसरे फेज का मुकाबला कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से अब ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए, लेकिन 13 तारीख के नतीजे ही बताएंगे कि कौन इस बार निकाय की जीत हासिल कर पाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मंत्री नंद गोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी। तो 4 अलग अलग नंबरों से आई थी धमकी भरी कॉल। मंत्री नंदी के सरकारी नंबर पर जान से मारने की धमकी की कॉल आई है। तो मंत्री ने 25 अप्रैल को डीसीपी मध्य से शिकायत की, जिसके बाद जांच के बाद हजरतगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो 4 अलग अलग नंबर से जान से मारने की धमकी भरे कॉल्स मंत्री नंद गोपाल नंदी को आए हैं। और करेंगे अगली बड़ी खबर का। अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त सीएम धामी। लालजीवला में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 200 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया, तो 7 अवैध धार्मिक ढांचों को भी धराशाही किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं, सख्त नजर आए हैं, और ऐसे में अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई भी की गई है। तो लालजीवाला में अतिक्रमण को हटाया गया, इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 200 अतिक्रमणों को हटाया गया है, जिसमें 7 अवैध धार्मिक ढांचे भी हटाए गए हैं। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी सख्त रुख अपनाते नजर आए हैं। तो लगभग 200 अतिक्रमणों को हटाया गया और ऐसे में 7 अवैध धार्मिक ढांचे भी हटाए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अवैध अतिक्रमण को लेकर अब सीएम धामी जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जागृत, अगर बात करें तो उत्तराखंड की अब जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो धामी का बोलो जल्दी साफ तौर पर हरिद्वार में पूरी तरह से गरज रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो लालजीवाला में सप्त ऋषि के पास जो लगभग 200 अतिक्रमण को जो पूरी तरह से ध्वस्त हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कर दिया गया, और इसी के साथ ही जो एकदम पूरन सिंह राणा के नेतृत्व में जो अतिक्रमण हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र से हटाया, तो इस पर जो है लगातार जो धामी का बोलो जो है लगातार हरिद्वार क्षेत्र में गरज रहा है। साफ तौर पर प्रशासन का ये कहना है, अगर कहीं भी जो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसको जो है पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार ये कार्रवाई हरिद्वार में फिलहाल जारी है, क्योंकि जिस तरह से जो जगह जगह जो अतिक्रमण लगातार हो रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है और कहीं न कहीं ध्वस्तीकरण का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। वही रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। खराब मौसम के बाद फिर शुरू हुई यात्रा। तो मौसम खराब होने से यात्रा बाधित हो रही है। वहीं केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर भी रोक लगी। 8 मई तक सरकार ने पंजीकरण पर रोक लगाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां खराब मौसम के बाद एक बार फिर यात्रा को शुरू किया गया है। हालांकि खराब मौसम के चलते यात्रा जो है वो बार बार बाधित हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा जो है वो बार बार खराब मौसम के चलते प्रभावित हो रही है। जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं जो यात्रियों का हुजूम है वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है। इसके साथ ही मौसम साथ ना देने की वजह से लगातार जो यात्रा है बीच बीच में बाधित हो रही है। हालांकि शासन और जो प्रशासन है वो लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा अब जो केदारनाथ यात्रा है उस पर 8 तारीख तक रोक लगाई गई है। जो रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक लगेगी। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सिर्फ वही यात्री जो है केदारनाथ यात्रा जा पाएंगे। साथ ही मौसम विभाग समय समय पर एडवाइजरी अपनी जारी करता है और मौसम विभाग ने फिर से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मौसम का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम बदला रहेगा। इसको लेकर अब केदारनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है उसे 8 मई तक रोक दिया गया है। तो
कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर अधिकारियों, जो शासन और प्रशासन है वो पूरी तरीके से यात्रा को सुचारू करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्रा के पड़ाव हैं वहां की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और साफ तौर पर मौसम विभाग और सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि जो भी यात्री केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।